तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के जो अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। जो अभिव्यक्ति माध्यम पाठ्यपुस्तक है उसमें आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 6 प्रश्न है वो एक नंबर वाले 6 नंबर के छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 नंबर के 2 नंबर वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो जिसका उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में देना है। यानी पूरे इस किताब से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सीरीज में हमें वो ये 10 नंबर पक्के करेंगे। यदि आप इतने प्रश्न याद कर लोगे तो आपके ये 10 में से 10 है वो पूरे आ जाएंगे। इसमें हम पहले एबीसीडी वाले प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है फीचर लेखन की शुरुआत किससे होती है। जो फीचर लेखन की शुरुआत है वो हम कहीं से भी कर सकते हैं। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही है। फीचर लेखन के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है कि फीचर लेखन है बीच से या शुरू से या अंत से प्रारंभ करने चाहिए, हम कहीं से भी उसको शुरू कर सकते हैं। दूसरा, तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर किस रिपोर्ट में दिया जाता है। तथ्यों की खोज और जो विश्लेषण है वो विशेष रिपोर्ट में जोर दिया जाता है। विशेष रिपोर्ट में कोई भी तथ्य होता है उसकी खोज और उसकी गहराई तक जाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा, अखबारों के लिए लेखन प्रक्रिया कैसे। अखबारों के लिए जो लेखन प्रक्रिया आसान भी है और मुश्किल भी है। चौथा प्रश्न है अखबार की भूमिका क्या। अखबार की भूमिका है वो लोगों पाठकों को सूचना देना भी है, लोगों को जागरूक बनाना भी है, लोगों को शिक्षित बनाना भी है। उपयुक्त सभी इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा। आगे 5वां प्रश्न है अखबार लोकतांत्रिक समाज में भूमिका अदा करता है। जो अखबार है वो लोकतांत्रिक समाज में किस प्रकार की भूमिका अदा करता है। जो अखबार है वो लोकतांत्रिक समाज में एक पहरेदार की भूमिका निभाता है, यानी प्रत्येक समाज पर पैनी नजर भी रखते हैं। एक शिक्षक की भूमिका भी निभाता है, लोगों को शिक्षित करने का कार्य भी करते हैं। एक जनमत निर्माता यानी लोगों का जनमत निर्माण या लोगों के विचार है उनको निर्माण उनको आगे बढ़ाने का कार्य भी करता है। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा। जो अखबार है वो एक समाज में पहरेदार की भूमिका निभाता है, शिक्षक की भूमिका निभाता है और जनमत निर्माता की भी निभाते हैं। आगे 6वां प्रश्न है नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है। जो आपके कर्मचारी है वो 2 प्रकार का होता है। एक नियमित वेतनभोगी जो किसी एक निश्चित समाचार पत्र में नियमित वेतन पर काम करता है। जो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है वो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। ये जो पत्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। फ्रीलांसर पत्रकार है वो स्वतंत्र होता है, वो पेशों के आधार पर है वो लेखन कार्य करता है, किसी भी एक समाचार क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं होता है। जो पूर्णकालिक पत्रकार होता है वो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। जो अंशकालिक पत्रकार है वो कुछ समय के लिए कार्य करता है और अलग अलग समाचार चैनलों में काम करता है। ये तीनों समाचार पत्रों प्रकारों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 7वां प्रश्न है पत्रकारिता है। पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता सोच समझ कर किया लेख है या जल्दी में लिखा गया साहित्य या विचार विमर्श के अनुसार लेख है। जो पत्रकारिता है वो जल्दी में लिखा गया साहित्य है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 8वां प्रश्न है पत्रकारिता का संबंध है वो किससे। पत्रकारिता का संबंध तथ्यों से, कल्पना से या सोच समझ से। यानी पत्रकारिता मुख्य रूप से जो तथ्य यानी सूचनाएं होती है उन पर बल दिया जाता है। जो पत्रकारिता का संबंध है वो तथ्यों से। पत्रकारिता में कल्पना का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 9वां प्रश्न है अखबार की भाषा होनी चाहिए। जो अखबार है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। अखबार की भाषा सरल भी होनी चाहिए, सहज भी होनी चाहिए और रोचक भी होनी चाहिए। यानी प्रत्येक आदमी उसको पढ़ भी सके और रोचक होनी चाहिए, उससे उसको आनंद का अनुभव भी हो। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा, क्योंकि जो अखबार की भाषा वो सरल भी होनी चाहिए, सहज भी होनी चाहिए और रोचक भी होनी चाहिए। आगे 10वां प्रश्न है पत्रकारी लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। जो पत्रकारी लेखन होता है उसकी भाषा शैली आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, अलंकृत नहीं होनी चाहिए, संस्कृतनिष्ठ नहीं होनी चाहिए और मुहावरेदार अधिक नहीं होने चाहिए। जगह जगह पर है वो आवश्यकता अनुसार मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अति नहीं। आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, जो सामान्य उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। आगे 11वां प्रश्न है आमतौर पर अखबारों में समाचार कौन लिखते हैं। आमतौर पर जो अखबार होते हैं उनमें समाचार है पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं। उल्टा पिरामिड शैली का भाग है वो बॉडी भी उल्टा पिरामिड शैली का भाग है, इंट्रो यानी मुकड़ा भी उल्टा पिरामिड शैली का भाग है और समापन भी, ये तीनों ही उल्टा पिरामिड शैली का भाग है। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा। मुकड़े में 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है और जो बॉडी होती है उसमें 2 ककारों का प्रयोग किया जाता है। मुकड़े में किसी भी घटना के बारे में सूचना दी जाती है और बॉडी में उसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। आगे 13वां प्रश्न है समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में वो क्लाइमेक्स कहाँ मिलता है। उल्टा पिरामिड शैली है उसमें क्लाइमेक्स है वो शुरुआत में मिलता है, यानी जो वास्तविक बात है, जो क्या बताना चाहता है, जो संक्षिप्त में सार है वो शुरुआत में ही मिल जाता है। आगे 14वां प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत कब हुई थी। उल्टा पिरामिड शैली उसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, यानी 1800 से 1900 के मध्य हुई थी। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा। आगे 15 प्रश्न है निम्नलिखित में से समाचार लेखन का कौन सा ककार नहीं है। समाचार लेखन का कौन सा ककार नहीं। समाचार लेखन में कब का प्रयोग किया जाता है, कहाँ का प्रयोग किया जाता है और क्यों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कितना का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। समाचार लेखन के मुख्य रूप से 6 ककार होते हैं, कहाँ, कब, क्या और क्यों, कैसे। आगे 16वां प्रश्न है समाचार के पहले पैराग्राफ में जिन ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है वो कौन से। यानी पहला पैराग्राफ होता है जो इंट्रो या मुकड़ा होता है, उसमें किन ककारों का प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या का प्रयोग किया जाता है, कौन का प्रयोग किया जाता है और कहाँ का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपके उपयुक्त सभी होगा। कौन
कहाँ, क्या और कब, इन 4 का कारक प्रयोग किया जाता है और समापन में क्यों और कैसे का प्रयोग किया जाता है। आगे 17वां प्रश्न है फीचर लेखन है। फीचर लेखन किस प्रकार का लेखन है? फीचर लेखन एक सुव्यवस्थित लेखन है, यानी इसमें व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है। एक आत्मनिष्ठ लेखन है और सृजनात्मक लेखन भी है। जो फीचर लेखन है इसमें आपके उपयुक्त सभी सही होगा, इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। 18वां प्रश्न है फीचर का उद्देश्य क्या है? फीचर का उद्देश्य है पाठकों को सूचना देना है, मनोरंजन करवाना और शिक्षित करना। ये तीनों ही उद्देश्य ये आपसे बड़े प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि फीचर के कोई 3 उद्देश्य बताइए। फीचर का पहला उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, दूसरा मनोरंजन करवाना और तीसरा शिक्षित करना। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत कराता है। जो तात्कालिक यानी वर्तमान समय में घटित हो रही जो तुरंत घटी घटना की जानकारी है वो समाचार पत्र देता है। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही होगा। जो विशेष रिपोर्ट है किसी विशेष घटना की गहराई से छानबीन करती है। जो संपादकीय होता है उसमें जो अखबार का संपादक होता है वो अपने लेख लिखता है और फीचर है उसमें किसी भी घटना के बारे में जो कोई भी प्राचीन समय में घटी हुई या कोई कल्पना आधारित घटना हो सकती है। आगे 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस की भाषा है मन को छूने वाली होती है? जो मन को छूने वाली भाषा है वो फीचर की होती है, क्योंकि फीचर है वो मनोरंजक और रोचक ढंग से लिखा जाता है। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही होगा। आगे 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कहानी के जरिए कहा जाता है? कहानी के जरिए वो फीचर को कहा जाता है। इसमें आपके ऑप्शन 6 है वो सही होगा, क्योंकि कहानी के माध्यम से कहा जाता है फीचर है वो मनोरंजक अधिक बनती है और लोगों की उसमें रुचि उत्पन्न होती है। आगे 22वां प्रश्न है फीचर के प्रकार है, यानी फीचर का कौन कौन सा प्रकार है? फीचर का खोज प्रकार भी खोज परक फीचर है, दूसरा है साक्षात्कार फीचर, तीसरा रूपात्मक फीचर। इसमें आपके उपयुक्त सभी सही होगा। आगे 22वां प्रश्न है फीचर के आखिरी हिस्से में किसकी योजनाओं पर फोकस होना चाहिए? जो फीचर का आखिरी हिस्सा होता है उसमें भविष्य की योजनाएं होती है, उस पर फोकस होना चाहिए। यानी सबसे पहले किसी व्यक्ति के बारे में यदि या किसी भी घटनाक्रम के बारे में फीचर लिखता है तो उसका प्राचीन समय में क्या इतिहास था, वर्तमान में क्या चल रहा है और उसकी भविष्य की क्या योजनाएं, इन तीनों के बारे में लिखा जाता है। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही होगा। आगे 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है विशेष रिपोर्ट का है? विशेष रिपोर्ट के प्रकार कौन कौन से? विशेष रिपोर्ट का प्रकार पहला है खोजी रिपोर्ट, दूसरा इन डेप्थ रिपोर्ट और तीसरा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। ये तीनों ही विशेष रिपोर्ट के प्रकार है। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही होगा। आगे 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से हो रही भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने के लिए कौन सी रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है? यानी जो भ्रष्टाचार और अनियमितताएं होती है उनको उजागर करने के लिए जो खोजी रिपोर्ट इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही होगा। खोजी रिपोर्ट के माध्यम से तथ्यों की गहनता से छानबीन की जाती है। आगे 25वां प्रश्न है किस रिपोर्ट के अंतर्गत सूचना और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है? जो इन डेप्थ रिपोर्ट होती है उसमें सूचना और जो आंकड़े होते हैं उनकी गहरी छानबीन की जाती है। डेप्थ का अर्थ होता है गहराई, यानी गहराई से इनकी छानबीन की जाती है। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में से विचार परक लेखन है वो किस श्रेणी में आता है? जो विचार परक लेखन है वो संपादकीय भी एक विचार परक लेखन है, क्योंकि इसमें विचारों को महत्व दिया जाता है, लेख में भी विचारों को महत्व दिया जाता है और जो टिप्पणियां होती है उसमें भी विचारों को महत्व दिया जाता है। जो संपादकीय है वो अखबार का संपादक लिखता है, जो लेख है उसके कोई भी श्रोतागण है वो लिख सकते हैं और टिप्पणियां है वो जो अखबार पढ़ने वाले पाठक होते हैं उनकी लिखी जाती है। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही होगा। आगे 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में से अखबार की आवाज किसे कहा गया? जो अखबार की आवाज है वो संपादकीय को कहा गया है, क्योंकि ये अखबार का संपादक लिखता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अखबार की आवाज किसे कहा जाता है? जो अखबार की आवाज है वो संपादकीय को कहा जाता है। आगे 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विचार परक लेखन है वो नाम के साथ नहीं छापा जाता? जो संपादकीय है वो नाम के साथ नहीं छापा जाता है। आगे 29वां प्रश्न है कोई बाहर का लेखक या पत्रकार क्या नहीं लिख सकता? जो बाहर का लेखक या पत्रकार है वो संपादकीय नहीं लिख सकता, क्योंकि संपादकीय है वो जो अखबार का संपादक होता है जो वही लिखता है। अन्य है वो फीचर लिख सकते हैं, टिप्पणी लिख सकते हैं और जो स्तंभ लेख है वो अन्य लेखक या पत्रकार लिख सकते हैं। आगे 23वां प्रश्न है संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन मीडिया की भाषा में क्या कहलाता है? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बीट किसे कहा जाता है? जो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन है वो बीट कहलाता है और ये संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी रुचि और उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही होगा। आगे 31वां प्रश्न है किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया जाने वाला लेखन क्या कहलाता है? यानी कोई विषय उस पर सामान्य लेखन जो अखबारों में प्रकाशित होता है उसके बजाय जो विशेष प्रकार का लेखन होता है उसे विशेष लेखन कहा जाता है। इसमें आपके ऑप्शन 6 है वो सही होगा। 32वां प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से है? जो विशेष लेखन है उसका क्षेत्र अर्थ व्यापार भी है, विदेश भी है, रक्षा भी है, ये सभी है और खेल भी है। इसमें व्यापार से संबंधित भी होते हैं। सभी प्रकार के जो क्षेत्र है वो विशेष लेखन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपसे बड़े प्रश्नों में यह भी पूछा जा सकता है विशेष लेखन के कोई 5 या 6 क्षेत्रों के नाम बताइए, या विशेष लेखन का जो क्षेत्र खेल क्षेत्र है उसकी भाषा है वो किस प्रकार होनी चाहिए, या अन्य कोई भी क्षेत्र है उसकी भाषा या शब्दावली कैसी होनी चाहिए। इसमें आपके ऑप्शन 2 है वो सही होगा। आगे 33वां प्रश्न है विशेष लेखन की भाषा और शैली में निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली काम में ली जाती है? जो विशेष लेखन की भाषा और शैली होती है उसमें तकनीकी शब्दावली काम ली जाती है, यानी कोई भी क्षेत्र है उससे संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी वर्ड होते हैं, जो तकनीकी वर्ड होते हैं उनको अधिक प्रयोग में लिया जाता है।
आगे 34वां प्रश्न है, लेखन के लिए किसी विषय में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। लेखन के लिए किसी विषय में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उच्चतर माध्यमिक यानी 12th पास होना चाहिए, स्नातक यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और उन विषय संबंधित खूब पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इसमें आपके ऑप्शन दे और सही होगा। किसी भी जो पत्रकारिता का विषय उसमें विशेषज्ञता हासिल करने के लिए कम से कम 12th पास और उसके बाद ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर उससे संबंधित अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, इससे उसकी समझ डेवलप होती है। आगे 35वां प्रश्न है, कौन सी पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफी जटिल होती है। जो ऐसी कौन सी पत्रकारिता जो सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल होती है, यानी उसको हर कोई आदमी समझ नहीं सकता, जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ वही उसकी शब्दावली को समझ सकता है। जो आर्थिक पत्रकारिता होती है, यानी जिसमें काम धंधे और अर्थ धन से संबंधित जो भी पत्रकारिता होती है वो सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफी जटिल होती है, क्योंकि उसमें जो तकनीकी वर्ड है वो अधिक होते हैं। आगे 36वां प्रश्न है, खेल में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। खेल में यदि आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो जो खेल में बनने वाले रिकॉर्ड है उसका पता होना चाहिए, खेल के नियमों का पता होना चाहिए, और जो खेल की तकनीक शब्दावली यानी जो खेल में प्रयुक्त शब्द होते हैं उनका विशेष रूप से ध्यान में होना चाहिए। इसमें आपके ऑप्शन दे उससे होगा। खेल में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको खेल में जो रिकॉर्ड बने उनका पता होना चाहिए, खेल के नियमों का पता होना चाहिए, जो खेल की शब्दावली उसका भी पता होना चाहिए। 37वां प्रश्न है, कविता क्या है। कविता है वो संवेदना के निकट होती है, मन को छू लेने वाली भी होती है और मन को झकझोर कर देने वाली भी होती है। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा। आगे 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला है अन्य कलाओं की तरह सीखी नहीं जा सकती। जो संगीत कला है वो सीखी जा सकती है, नृत्य कला सीखी जा सकती है, चित्रकला सीखी जा सकती है, लेकिन जो कविता लेखन की कला है वो नहीं सीखी जाती। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे 39वां प्रश्न है, कविता के घटक क्या है। कविता के घटक है और शब्द कविता का घटक है, बिंब और छंद भी कविता का घटक है, और जो चित्र भाषा है वो भी कविता के घटक है। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा। ये आपको कविता, कहानी और नाटक के महत्वपूर्ण घटक है, उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा है, नाटक के घटक कौन से। नाटक का गठन पहला है शब्द, संवाद और समय का बंधन। ये तीन नाटक के महत्वपूर्ण घटक है। नाटक में वो समय का बंधन महत्वपूर्ण होता है और जो पात्रों का संवाद होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। इसमें ऑप्शन दे है वो सही होगा। आगे 41वां प्रश्न है, कौन सी विधा नाटक के सबसे अधिक निकट होती है। जो कविता है वो नाटक के सबसे निकट होती है, क्योंकि इन दोनों के जो घटक होते हैं उनमें समानता पाई जाती है। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाटक का नकारात्मक तत्व नहीं है, यानी नाटक का सकारात्मक तत्व कौन सा है। असंतुष्टि और नाटक का नकारात्मक तत्व है, छटपटाहट नाटक का नकारात्मक तत्व है, अस्वीकार है और नाटक का नकारात्मक तत्व है, जबकि जो उत्सुकता है वो नाटक का सकारात्मक तत्व है। यह नाटक है वो लोगों को उत्सुक बनाता है, आगे जानने के लिए प्रेरित करता है। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहानी के गठन कौन कौन से। कहानी का घटक कल्पना है, जो कहानी है वो कल्पना आधारित भी हो सकती है, कथानक भी होता है और पात्र होता है। इसमें आपके ऑप्शन दे वो सही होगा। इस प्रकार आपके अभिव्यक्ति माध्यम पाठ्य पुस्तक से ये अति महत्वपूर्ण 50 MCQ वाले प्रश्न है, इनमें से आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। ये आपके एबीसीडी में है वो 6 छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है मैं वो बड़े प्रश्नों की बात करते हैं। इसमें आपके जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है, यानी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है, पत्रकारिता लेखन से आप क्या समझते हैं। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तक सूचना पहुंचाने लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करता है। लेखन के इन विभिन्न रूपों को पत्रकारिता लेखन कहता है, यानी पाठकों को सूचना पहुंचाने के लिए जो पत्रकार है वो लेखन के जिन जिन रूपों का प्रयोग करता है, ये रूप ही है वो पत्रकारिता लेखन कहलाता है। आगे दूसरा प्रश्न है, फ्रीलांसर पत्रकार क्या है। यह भी कई बार पूछा गया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध है वो किसी खास अखबार से नहीं होता, वह भुगतान के आधार पर लिखता है, यानी अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। आगे तीसरा, अखबार लोकतांत्रिक समाज में पहरेदार की भूमिका कैसे निभाता है। अखबार है लोकतांत्रिक समाज के लिए पहरेदार की भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके जरिए वे असंख्यक पाठकों को हर रोज सुबह देश दुनिया और पास पड़ोस की घटनाओं, समस्या, मुद्दों और विचारों से अवगत कराते हैं। यानी अखबार है वो इसमें असंख्य पाठक है वो इससे जुड़े होते हैं, इसके कारण उन्हें देश दुनिया और आस पड़ोस की घटनाओं की जानकारी मिलती है, समस्याओं के प्रति जानकारी मिलती है और समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं और मुद्दों और विचारों से अवगत कराते हैं। किसी भी सरकार के किसी घटना पर क्या विचार है और उन्होंने इसके लिए क्या क्या वर्तमान में कौन सी समस्या है, इसके लिए सरकार या अन्य लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अखबार है वो लोकतांत्रिक समाज में एक पहरेदार की भूमिका निभाते हैं। आगे चौथा प्रश्न है, पत्रकारिता लेखन और साहित्यिक लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि जो समाचारों में लेखन किया जाता है, जो कविता, कहानी, नाटक लिखे जाते हैं, इनमें अंतर क्या है। जो पत्रकारिता लेखन है उसका संबंध वास्तविक घटनाओं, समस्या और मुद्दों से, जबकि जो साहित्यिक लेखन है उसका अधिकतर संबंध है वो कल्पना से होता है। यानी कविता, कहानी, नाटक है वो हम कल्पना के आधार पर भी लिख सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन के आधार पर लिख सकते हैं, लेकिन जो पत्रकारिता लेखन है वो वास्तविक घटना पर ही आधारित होता है। पत्रकारिता लेखन का संबंध है समसामयिक होता है, जबकि जो साहित्य का संबंध है वो इतिहास से होता है। यानी जो साहित्यिक होता है वो अधिकतर ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित होता है, जबकि जो पत्रकारिता लेखन है वो उसी समय में घटित हो रही घटनाओं या मुद्दों से संबंधित होता है।
आगे पांचवा प्रश्न है, पत्रकार लेखन में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। जो पत्रकार लेखन है उसमें अलंकृत संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय जो आम बोलचाल की भाषा है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और भाषा साफ सुथरी सीधी लेकिन प्रभावी होनी चाहिए, शब्द सरल और आसानी समझ में आने वाला होना चाहिए। यानी जो पत्रकार लेखन है उसमें जो लोगों की आम बोलचाल की भाषा होती है जिसको लोग आसानी से समझ सके उसका प्रयोग होना चाहिए। भाषा साफ सुथरी लेकिन प्रभावी होनी चाहिए, लोगों पर सीधा प्रभाव छोड़े और शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। आगे छठा प्रश्न है, संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहा जाता है। जो व्यक्ति किसी स्थान का समाचार लेकर समाचार पत्र पत्रिका में छपने के लिए भेजता हो या सीधे दूरदर्शन पर समाचार देता है उसे रिपोर्टर या संवाददाता कहा जाता है। यानी किसी भी स्थान का समाचार जो लेकर या तो उसे प्रसारित होने के लिए आगे भेजता है या स्वयं दूरदर्शन पर समाचार देता है उसे रिपोर्टर या संवाददाता कहा जाता है। आगे सातवां प्रश्न है, 6 ककार मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं। जो 6 ककार कौन कौन से। प्रथम 4 ककार क्या, कौन, कब, कहां, ये सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि जो अंतिम 2 ककार कैसे और क्यों, ये विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर आधारित होते हैं। यानी पहले 4 ककारों में सूचना और तथ्यों पर बल दिया जाता है, जबकि अंतिम 2 ककार क्यों और कैसे उसमें विवरण और किसी घटना की व्याख्या पर जोर दिया जाता है। आगे 8वां प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली की लेखन प्रक्रिया को समझे। उल्टा पिरामिड शैली को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। पहला मुखड़ा यानी इंट्रो, दूसरा बॉडी और अंत में समापन। समाचार के पहले पैराग्राफ को मुखड़ा, इसके बाद के पैराग्राफ बॉडी और अंतिम पैराग्राफ को समापन कहा जाता है। जो समाचार का सबसे पहला पैराग्राफ होता है उसको इंट्रो या मुखड़ा कहा जाता है, इसके बाद का जो पैराग्राफ होता है उसको बॉडी और अंतिम पैराग्राफ उसको समापन कहा जाता है। आगे 9वां प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली की कोई 3 विशेषताएं लिखी। जो उल्टा पिरामिड शैली उसमें सबसे पहले संचार जो समाचार होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाता है, उसके बाद घटने क्रम में अन्य तथ्य और सूचनाओं को लिखा जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है उसको सबसे पहले, उसके बाद कम महत्वपूर्ण और उसके बाद सबसे कम महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखा जाता है। और क्लाइमैक्स है वो पिरामिड के प्रारंभ में होता है, यानी जो समाचार पत्र है वो क्या बताना चाहता है ये प्रारंभ में ही पता चल जाता है। आगे 10वां प्रश्न है, पत्रकारिता और सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है। जो सृजनात्मक लेखन यानी जो कोई एक अपनी क्रिएटिविटी अपनी सोच और समझ के आधार पर लिखता है उसमें और पत्रकारी लेखन में क्या अंतर है। पत्रकारिता का रिश्ता है वो तथ्यों से है, जबकि जो सृजनात्मक लेखन है उसका संबंध कल्पना से। यानी पत्रकारिता है वो तथ्यों पर आधारित होती है, वास्तविक घटना पर आधारित होती है, जबकि जो सृजनात्मक लेखन है वो अधिकतर कल्पना आधारित होते हैं। पत्रकारिता अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर किए गए लेखन, जबकि जो सृजनात्मक लेखन है वो काफी हद तक कथात्मक शैली की तरह है। यानी सृजनात्मक लेखन है वो कथात्मक शैली में होती है, जबकि पत्रकार लेखन में जो पाठकों की रुचि और उनकी जरूरतों को भी ध्यान में रखकर उस समय की घटनाओं के बारे में बताया जाता है। आगे 11 प्रश्न है, फीचर लेखन की 3 विशेषताएं लिखी। ये फीचर लेखन भी कई बार पूछा गया। फीचर लेखन 3 विशेषता, समकालीन घटना या किसी क्षेत्र विशेष की मोहक प्रस्तुति होती है। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के नर्म और मानवीय रुचि के समाचारों को लिखने के लिए किया जाता है। एक अच्छे फीचर के साथ फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स आदि का होना भी जरूरी है। आगे 12वां क्वेश्चन है, समाचार लेखन और फीचर लेखन में अंतर बताइए। इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर क्या है। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, जबकि जो फीचर की शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं, इसकी कोई एक निश्चित शैली नहीं होती है। समाचार तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत कराता है, यानी जो वर्तमान समय में घट रही है उसकी घटनाओं से, जबकि फीचर में ऐसा नहीं। फीचर में किसी भी समय कोई घटना हो सकती है। समाचार लेखक में वो लेखक अपने विचार नहीं लिख सकता, इसमें जो घटना में घटित हुआ वही दिखाया जाता है, जबकि फीचर में वो लेखक अपने विचार लिख सकता है। और समाचार लेखन में शब्द सीमा तय होती है, जबकि फीचर में कोई शब्द सीमा नहीं होती। फीचर में 500 शब्दों से लेकर 2000 शब्द तक भी हो सकता है। आगे 13वां प्रश्न है, फीचर लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातों को लिखिए। यानी फीचर लेखन के समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विशेष जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। फीचर में पात्र होने जरूरी है और फीचर को मनोरंजक होने के साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। कहानी का अंदाज ऐसा हो कि पाठकों को लगे कि वे खुद देख रहे या सुन रहे, यानी कहानी का अंदाज ऐसा लगना चाहिए जैसे कहानी जीवित है, हमारे सामने घटित हो रही है। आगे 14वां प्रश्न है, फीचर में व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को कैसे उजागर किया जा सकता है। जो फीचर है उनके कुछ करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों से वाकिफ विशेषज्ञों के दिलचस्प, आकर्षक और खास व्यक्तियों को उद्धृत करके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में आप फीचर लिखते हो तो उसके जो व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसके विभिन्न पहलुओं को कैसे दर्शाएंगे, उसकी जो उपलब्धियां उनके दिलचस्प, आकर्षक और खास व्यक्तियों को उद्धृत करके, यानी इन्होंने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की है और उनके ये खास वक्तव्य है। आगे 15 प्रश्न है, फीचर में किन घटनाओं को शामिल किया जाना चाहिए। फीचर में 1 या 2 ऐसी घटनाओं को पेश किया जा सकता है जो न सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हो बल्कि उसे जीवन के अहम अंगों पर रोशनी पड़ती हो। फीचर की कोई न कोई थीम है वो अवश्य होनी चाहिए। आगे 16 प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट की कोई 3 विशेषता बताइए। विशेष रिपोर्ट और फीचर में हर बार पूछा जाता है, इस बार आपके फीचर या विशेष रिपोर्ट दोनों में से एक प्रश्न है वो पक्का पूछा जाएगा। विशेष रिपोर्ट की 3 किसी घटना, समस्या, मुद्दे की इसमें गहरी छानबीन की जाती है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, तथ्यों को विश्लेषण करके नतीजों, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। यानी इसमें किसी भी घटना की गहराई से छानबीन की जाती है, किसी भी घटना के जड़ तक जाने का प्रयास किया जाता है।
आगे 17 प्रश्न है, खोजी रिपोर्ट और इन डेप्थ रिपोर्ट में अंतर लिखिए। जो खोजी रिपोर्ट में है वो रिपोर्ट मौलिक शोध और छानबीन के जरिए सूचना और तथ्यों सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं थी। यानी खोजी रिपोर्ट का जो पत्रकार होता है ऐसी घटनाओं को उजागर करता है जो पहले से किसी लोगों को पता नहीं, और इन डेप्थ रिपोर्ट में जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध तथ्य है उनकी छानबीन की जाती है। आगे 18 प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट को किस शैली में लिखा जाता है। विशेष रिपोर्ट को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, लेकिन कई बार इन रिपोर्टों को फीचर शैली में लिखा जाता है। ऐसी रिपोर्ट है सामान्यतः समाचार तुलना बड़ी और विस्तृत होती है, इसलिए रुचिकर बनाने हेतु रिपोर्टर है वो उल्टा पिरामिड शैली और फीचर शैली दोनों को मिलाकर भी लिखी जाती है। यानी कुछ विशेष रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है, कुछ फीचर शैली में, और कुछ इन दोनों को मिलाकर भी लिखी जाती है। आगे 19वां प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट की भाषा किस तरह की होनी चाहिए। जो विशेष रिपोर्ट है उसकी भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, और विशेष रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध कर कई दिनों तक किस्तों में छापा जा सकता है। यानी यदि बड़ी हो तो उसे अलग अलग भागों में बांट कर छापा जा सकता है। आगे 20वां प्रश्न है, संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं। यह भी अति महत्वपूर्ण है, जो विचारपूर्वक लेखन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जो संपादकीय लेखन है संपादक और उसके सहयोग द्वारा लिखा जाता है। जो समाचार पत्र का संपादक होता है उसके द्वारा इसे लिखा जाता है। संपादकीय को अखबार की अपनी आवाज माना जाता है, यानी इसके माध्यम से अखबार अपनी आवाज उठाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना या मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करता है या समस्या के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। आगे 21वां प्रश्न है, संपादकीय लिखने का दायित्व किस पर होता है। जो संपादकीय अखबारों में अखबार चैनल की ओर से लिखा जाता है वो उसका लिखने का दायित्व किस पर होता है। संपादकीय लिखने का दायित्व जिस अखबार में संपादकीय छपता है उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उसके सहयोग पर होता है। आमतौर पर अखबार में संपादकीय लिखते हैं और बाहर का लेखक है वो संपादकीय नहीं लिख सकता। आगे 22वां प्रश्न है, लेख को स्पष्ट कीजिए। लेख क्या है। लेख में किसी विषय को रोचक तरीके से समझाया जाता है। लेख साहित्यिक और सूचनात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर जो वरिष्ठ पत्रकार और विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। लेख में किसी विषय पर विस्तार से चर्चा की जाती है, जैसे कि माना सबसे बड़ा मुद्दा है पर्यावरण प्रदूषण, तो उसमें जो पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं उनके विचार और जो वरिष्ठ पत्रकार है उनके विचार लिए जाते हैं कि पर्यावरण का मुद्दा किस प्रकार है, उस पर विस्तार से लेख लिखा जाता है। आगे 23वां प्रश्न है, स्तंभ लेखन लेखकों के नाम से क्यों जाना जाता है। स्तंभ का विषय चुने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखकों को पूरी छूट रहती है। यानी अखबार में जो स्तंभ आता है उसका लेखक अपने हिसाब से किसी भी विषय पर लिख सकता है। स्तंभ में लेखकों के अपने विचार अभिव्यक्त रहते हैं, इसलिए स्तंभ लेखक में जो लेखक है अपने नाम से जाना जाता है। यानी कोई स्तंभ है वो लेखकों के नाम से जाना जाता है। आगे 24वां प्रश्न है, साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। यानी इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं। साक्षात्कार सामान्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आमने सामने बैठकर किसी विशेष उद्देश्य के साथ बातचीत करते हैं तो उसे साक्षात्कार कहा जाता है। इसमें कुछ सवाल जवाब होते हैं। ये एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली जिसमें किसी व्यक्ति के विचार और उसकी प्रतिक्रिया को जाना जाता है। आगे 25वां प्रश्न है, कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका पूर्ण कब लगती है। कोई भी जब उसमें विभिन्न विषयों क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्या और मुद्दों के बारे में नियमित जानकारी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई तभी है कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका संपूर्ण लगती है। आगे 26वां प्रश्न है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए कोई दो आवश्यक बातें लिखो। जो विशेषकर रिपोर्टिंग उसके लिए संबंधित विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए। रिपोर्टिंग संबंधित भाषा और शैली का पूरा अधिकार होना चाहिए। उसकी भाषा और शैली है उस पर पूरी पकड़ होनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए और उस विषय की गहरी समझ होनी चाहिए। आगे 27वां, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कैसे किया जाता है। जो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन यानी बीट का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन खास तौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आगे 28वां प्रश्न है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें लिखी होती है। यानी जो बीट रिपोर्टर होता है उसको एक क्षेत्र दिया होता है, उस क्षेत्र में अपने क्षेत्र संबंधित जैसे कोई खेल से संबंधित है उसको सामान्य जानकारी देनी है। और जो विशेषकर रिपोर्टिंग करता है सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र विशेष जुड़ी घटना और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। यदि खेल में कोई एक खिलाड़ी आउट हो जाता है तो कि वो आउट क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका पिछला इतिहास क्या है और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करे। यानी पाठकों के लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है, आगे भविष्य में इसका खेल या जो कोई भी क्षेत्र है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। विशेषकर रिपोर्ट में गहनता छानबीन की जाती है, जबकि जो सामान्य रिपोर्ट होती है उसमें जैसे कोई खेल का मैच चल रहा है तो उसमें यही बताया जाता है कि इस मैच में इस टीम ने इतने रन बनाए और इतने रन से जीती। जो विशेषकर रिपोर्टिंग का संवाददाता या रिपोर्टर होगा वो उसके बारे में पूरा विस्तार से बताएगा कि इस खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया और उनके परफॉर्म का ये टीम जीती और आगे भविष्य में ये कर सकते हैं। इस प्रकार विशेष रिपोर्ट में किसी भी घटना के बारे में गहराई से बताया जाता है। आगे 29वां प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में विशेष लेखन करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। जो विशेष लेखन करने के लिए जरूरी उस क्षेत्र के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा पता हो, आप ताजा से ताजा सूचना आपके पास और आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हो, जानकारी और तथ्य इकट्ठे करते हो और उस क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं उनसे लगातार मिलते हो। जैसे कोई भी जो पत्रकार है वो व्यापार पर विशेषकर रिपोर्टिंग लिखना चाहता है तो उसके जो बड़े बड़े व्यापारी उससे लगातार मिलना चाहिए। जो मार्केट में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसे आगे क्या परिवर्तन हो सकता है उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए।
आगे 30वां प्रश्न है, विशेष लेखन की भाषा और शैली और सामान्य लेखन से अलग कैसे? यह विशेष लेखन और सामान्य लेखन की भाषा और शैली में बुनियादी फर्क यह है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है जो विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में काम आती है। जैसे कि व्यापार का क्षेत्र है उसमें अलग शब्द होंगे, जैसे मंदी है, उतार है, चढ़ाव है, और जो खेल क्षेत्र होगा उसमें अलग शब्द होंगे, यानी रन आउट है, और जो अन्य किसी भी क्षेत्र की तकनीक शब्दावली होती है उस क्षेत्र के अपने विशेष शब्द होते हैं, उनके बारे में विशेष रूप से ध्यान में होना चाहिए विशेष लेखन के लिए। विशेष लेखन की शैली कैसी होती है? विशेष लेखन कोई निश्चित शैली नहीं है, लेकिन अगर आपको भीड़ से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हो तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली होगी, लेकिन अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हो तो उसकी शैली कथात्मक हो सकती है। आगे 32वां प्रश्न है, विशेष लेखन में विशेषज्ञता कैसे हासिल की जा सकती है? जो विशेष लेखन है उसमें विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उसमें वास्तविक रुचि होनी चाहिए, उस स्तर यानी 12th पास और स्नातक स्तर पर उससे या उससे जुड़े विषय में पढ़ाई करें। जैसे कोई भी पर्यावरण पर है वो विशेष लेखन करता है तो उसके 12th में और ग्रेजुएशन में पर्यावरण विषय पर बढ़िया पकड़ होनी चाहिए और उन विषयों से संबंधित खूब पुस्तकें पढ़नी चाहिए। आगे 33वां प्रश्न है, समाचार पत्र कौन से समाचार और संपूर्ण माना जाता है? समाचार पत्र में आर्थिक और खेल पृष्ठ हो तो ही वह समाचार पत्र संपूर्ण माना जाता है, यानी अखबार में यदि व्यापार, धन और खेल से संबंधित कोई सूचना नहीं आती तो वह अखबार पूर्ण नहीं माना जाता है। 34वां, आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल है। क्यों आर्थिक मामलों की पत्रकारिता जटिल? इसलिए क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावली के बारे में पता था, उनके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होता। जो आम लोग है उसकी शब्दावली के बारे में नहीं जानते और उसका क्या अर्थ होता है इसके बारे में भी नहीं जानते। आगे 35वां प्रश्न है, पत्र पत्रिकाओं में खेलों के बारे में लिखने के लिए ध्यान योग्य बातें क्या है? यानी यदि आप खेल पर है वो समाचार लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? खेलों के बारे में लिखने के लिए जरूरी है कि वे खेल की तकनीक, उसके नियम, उसकी बारीकियां और उससे जुड़ी जो तमाम बातें हैं उसे भली भांति परिचित हो। उस खेल का पिछला रिकॉर्ड क्या है, पिछली बार ये खेल कब खेला गया है, उसकी शुरुआत कब हुई, उसकी तकनीक क्या है, उसके नियम कौन कौन से हैं। 36वां, खेलों में विशेषज्ञता हासिल कैसे की जा सकती है? खेलों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए जानकारी का स्तर ऊंचा होना चाहिए। आपको उस खेल के बारे में बनने वाले रिकॉर्ड्स के बारे में पता होना, तब जाकर खेलों में विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। यानी जानकारी है वो गहराई से होनी चाहिए और उसमें जितने भी रिकॉर्ड बने उसके बारे में पता होना चाहिए। आगे 37वां प्रश्न है, एक अच्छी कविता की क्या विशेषता है? एक अच्छी कविता हमें बार बार पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है। जब तक आप उससे दूर है रहस्यमय लगेगी और करीब आते ही उसे बार बार और देर तक सुनने का जी चाहेगी। यानी अच्छी कविता वो हमें बार बार पढ़ने के लिए बुलाती है, हमें पढ़ने के लिए विवश करती है, और जब हम उससे दूर है तो हमें रहस्यमय लगती है। जब हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बार बार सुनने के लिए विवश कर देती है। आगे 38वां प्रश्न है, कविता अन्य कलाओं की तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि अन्य कला जैसे चित्रकला या नाट्य कला इसमें बाह्य उपकरणों की मदद ली जाती है। कविता में कवि की कठिनाई यह होती है कि भाषा के उन्हीं उपकरणों से लेकर कुछ विशेष रचना रचनी होती है, यानी भाषा जो अन्य सब विषयों में काम आती है उसी के माध्यम से विशेष रचना करनी होती है। इसलिए कविता अन्य कलाओं की तरह सिखाई नहीं जा सकती, इसमें ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। आगे 39 प्रश्न है, कविता में चित्र भाषा का क्या महत्व? कविता की चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दी गई क्योंकि जो चित्र और बिंब है उनका प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। जो दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं क्योंकि देखी हुई चीज हमें अधिक प्रभावित करती है। चित्र भाषा के माध्यम से हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, हम उस कविता को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आगे 40वां प्रश्न है, नाटक में संपूर्णता कैसे आती? साहित्यिक अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती है, वहीं एक नाटक अपने लिखित रूप सिर्फ एक आयाम में होते हैं। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। साहित्यिक जो अन्य विधाएं जैसे कविता या कहानी उसको लिख दी है तो वह अपने अंतिम रूप को प्राप्त कर लेगी, उसका अंतिम रूप हो जाएगा। लेकिन नाटक है वो पहले लिखा जाता है, फिर उसका मंच पर मंचन किया जाता है, मंचन करने के बाद यह नाटक पूर्ण होता है। आगे 41वां, नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा क्यों दी गई? यानी दिखती हुई कविता की संज्ञा क्यों दी गई? नाटक को दृश्य काव्य इसलिए कहा गया क्योंकि नाटक की अपनी निजी और विशेष प्रकृति है, वह उसका दृश्य रूप जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं लिखने के पश्चात पूर्ण हो जाती है, वही नाटक अपने लिखित रूप के पश्चात नाटक का मंचन किया जाता है तब पूर्ण होता है। इसलिए अर्थात नाटक देखने के बाद पूरा होता है। नाटक में कविताओं का समावेश भी होता है और ये देखने पर भी आधारित होता है, इसलिए नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई। आगे 42वां प्रश्न है, नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा? नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द। वैसे भी सभी विधा की आवश्यकता है किंतु जो नाटक है उसमें शब्द का विशेष महत्व है। नाटक की दुनिया में शब्द अपना अलग अलग विशेष रूप ग्रहण करता है। जो बोले जाने वाले शब्द होते हैं यानी वाचिक शब्द होते हैं उनको नाटक का शरीर कहा गया। यानी नाटक में जो शब्द बोले जाते हैं उनके माध्यम से मुख्य रूप से नाटक की रचना होती है। एक अच्छे नाटककार को कम से कम शब्दों में अपनी भावना और विचारों को व्यक्त करने की कला आनी चाहिए, यानी किस प्रकार कम से कम शब्दों में बिना कुछ बोले भावों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं। आगे 43वां प्रश्न है, नाटक में सब टेक्स्ट क्या है? एक सफल नाटक को कमजोर नाटक से जो अलग करती है संवादों को अपने आपने वर्णित या चित्रित नहीं होकर क्रियात्मक होना, यानी जो पात्र होते हैं जो संवाद होते हैं वो वर्णित नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि ये रटे रटे लग रहे हैं, उसमें वास्तविक वो भाव होना चाहिए, क्रियात्मक होना चाहिए, दृश्यात्मक होना चाहिए। लिखे और बोले जाने वाले संवाद ज्यादा उन संवाद के पीछे जो निहित अनलिखे और अनकहे संवादों की ओर ले जाने, यानी
किसी भी संवाद के माध्यम से बिना कही जाने वाली बात को समझाना हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा में सब टेक्स्ट कहा जाता है। यानी जो अनकहे और अनलिखे संवाद होता है, जैसे नाटक में कोई पात्र एक लाइन बोलता है, उसका अर्थ है वो अलग अलग निकलता है, उसके माध्यम से श्रोता है वो 10 लाइन समझ सकता है, इससे सब टेक्स्ट कहा जाता है। यानी गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाता है। आगे 44वां प्रश्न है, नाटक की मुख्य विशेषताएं बताइए। नाटक दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग है। नाटक को दर्शिका भी कहा गया है, जो पढ़ने सुनने के साथ देखा भी जाता है, और नाटक की रचना किसी भी काल की हो, परंतु नाटक सदैव है वो वर्तमान काल में ही घटित होता है। जब उसका नाट्य पर मंथन किया जाता है तो ऐसे लग रहा है ये अभी वर्तमान में ही चल रहा है। शब्द, समय और कथ्य संवाद आदि इसके मुख्य तत्व है। आगे 45 प्रश्न है, कहानी में कथानक की मुख्य भूमिका को समझिए। जो कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है वो कथानक होता है, और कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी सभी घटना और पात्रों का संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। कथानक कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। कहानी का केंद्रीय बिंदु या प्रारंभिक नक्शा है कथानक होता है। कथानक कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। आगे 46वां प्रश्न है, कहानी चरम उत्कर्ष अर्थात क्लाइमैक्स की ओर किस प्रकार बढ़ती है, यानी अंतिम सीमा की ओर किस प्रकार बढ़ती है। कथानक के अनुसार कहानी चरम उत्कर्ष अर्थात क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। चरम उत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भावों और पात्रों का अतिरिक्त चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। कहानीकार की प्रतिबद्धता या उद्देश्य की पूर्ति प्रति अतिरिक्त आग्रह कहानी को भाषण में बदल सकते हैं। आगे 47 प्रश्न है, लेखक कहानी का उद्देश्य किस प्रकार निर्धारित करता है। लेखक को एक समस्या या जानकारी सूत्र मिलने पर लेखक का ध्यान उसके पात्र, परिवेश, व्यवस्थाओं पर केंद्रित हो। तत्पश्चात वह सोचता है कि कहानी उसे समस्याग्रस्त पर लिखनी है, परिवेश पर लिखनी है या व्यवस्था पर लिखनी है। आगे 48वां प्रश्न है, कथानक में द्वंद्व क्या है। द्वंद्व यानी कंट्रोवर्सी या विरोधाभास क्या है। कथानक के बुनियादी तत्व में द्वंद्व का बहुत अधिक महत्व है। द्वंद्व है वो कथानक को आगे बढ़ाता है, यानी पक्ष विपक्ष होगा तभी कथानक आगे बढ़ेगा। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव किसी खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद्व के कारण पैदा होता है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा उतनी ही सफलता आगे से बढ़ेगी। यानी जो पक्ष विपक्ष जितना अधिक होगा उतनी कहानी है वो आगे बढ़ेगी। यदि हर जगह समर्थन का माहौल होगा तो कहानी है वो आगे बढ़ नहीं पाएगी और कहानी पूर्ण हो जाएगी। आगे 49वां प्रश्न है, कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए क्या करना चाहिए। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। 50वां प्रश्न है, कहानी का नाट्य रूपांतरण करने के लिए आवश्यक बातें लिखी, यानी कहानी को नाटक में बदलने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी है। नए लिखे गए संवाद और कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते और संवादों के पीछे लेके जाने का औचित्य, यानी संवाद का कुछ उद्देश्य होना चाहिए और संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में हो। आगे 51वां प्रश्न है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कैसे करना चाहिए। नए और अप्रत्याशित विषय लिखने वाले के लिए खुले मैदान तैयार होते हैं, उन पर लेखक अपनी बुद्धि, तर्क या समझ से लिखे। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे लेख की जितनी आकर्षक शुरुआत हो, निर्वाह भी वैसा होना चाहिए। सुसंबद्धता से ऐसे लेखन में बनाए रखना होता है। जो नए और अप्रत्याशित विषय पर लेखन है उसकी शुरुआत है वो आकर्षक होनी चाहिए। ये आपके जो अभियुक्त और माध्यम पाठ्य पुस्तक है उसमें से आपके आज हमने अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखे, जिसमें से 50 MCQ और 50 आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न ये परीक्षा में आपके मील के पत्र साबित होंगे। और इन 100 प्रश्नों में से आपके परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न है वो पक्के पूछे जाएंगे। यदि आप ये 100 प्रश्न याद कर लेते हो आपके पूरे 10 में से 10 नंबर है वो पक्के होंगे। इनकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपको इसी चैनल पर इसी प्रकार कक्षा 12 कला वर्ग और कक्षा 10 के सभी विषयों के मॉडल पेपर और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हल करवाई जाएगी। हिंदी साहित्य में हमने पहले काव्यांग परिचय यानी 8 नंबर की व्याकरण देखी और आज हमने 10 नंबर की अभिव्यक्ति माध्यम पाठ्य पुस्तक देखी। अब 2 हमारी पाठ्य पुस्तक है, उनमें से हम भी अगले सेशन में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।